नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपीपीसीएस और आरओ के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। हुंसगी और कुरनूल गुफाओं से मनुष्य के आखेटक व खाद्य संग्रह होने के प्रमाण मिलते हैं। दूसरा देखिए, हुंसगी और जो कुरनूल की गुफाएं हैं वो कृष्णा नदी के तट पर हैं। ठीक है, इसमें आपको सत्य का चुनाव करना है। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और दूसरा स्टेटमेंट है जो ये कृष्णा नदी ना होकर के तुंगभद्रा नदी होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तुंगभद्रा। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो पहला सही है तो आंसर ए हो जाएगा इसका। पर विचार करें, दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल बेल्लोरी है, जिसे बेल्लारी कहते हैं आज। चिरांद नामक नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से प्रचुर मात्रा में हड्डियों के उपकरण पाए गए हैं। ठीक है, तो आपको इसमें सही वाला बताना है। तो देखिए, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। आंसर हो जाएगा इसका सी। किस नवपाषाणिक पुरा स्थल से शंख के ढेर और निवास, ये दोनों चीजें एक ही जगह से पाई गई हैं, वो ऐसा बताना है आपको। तो मेहरगढ़ है, वो पिकलीहल है, चिरांद है या भीमबेटका। तो देखिए, इसका आंसर है बी, पिकलीहल। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी था, अथीस्टिक था। दूसरा देखिए, बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता था। तो बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता था या नहीं करता था, इसे सोचना पड़ेगा और सत्य वाला आपको बताना है। तो देखिए, वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे बौद्धिज्म में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए ओनली, ये आंसर। सल्तनत काल में भू राजस्व निर्धारण के कौन से तरीके प्रचलित थे? बटाई, मसाहत, मुक्ताई। तो इनमें से कौन सा सत्य वाला कथन है वो आपको बताना है। तो देखिए, जो बटाई था वो क्या होता था, इसमें क्या वास्तविक उपज में से राज्य के हिस्से का निर्धारण किया जाता था। ठीक है, तो ये था। मसाहत जो है वो क्या था, इसमें भूमि की पैमाइश के आधार पर उपज या का निर्धारण किया जाता था। ठीक है, तो ये भी था। और जो मुक्ताई है वो क्या है, ये लगान निर्धारित करने की एक मिश्रित प्रणाली होती थी। ठीक है, तो ये भी, तीनों ही इसमें भू राजस्व के निर्धारण के लिए उस सल्तनत काल में चलते थे। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत में किस सूफी संत ने चिश्ती संप्रदाय को प्रचलित किया? उत्तर भारत में। ठीक है, देखिए, शेख फखरुद्दीन ने, शेख हमीमुद्दीन नागौरी ने, शेख निजामुद्दीन औलिया या फिर शेख नजीरुद्दीन मोहम्मद या फिर चिराग अली भी इनको बोलते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है शेख फखरुद्दीन ने, ए आंसर। 1857 की क्रांति के निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक कारण, ठीक है, इन कारणों को आप पढ़िए दोनों को और फिर बताइए राजनीतिक वाला कौन सा है इनमें से। व्यक्तिगत नीति और सहायक संधि, है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडरी अलायंस। दूसरा देखिए, 1833 का चार्टर अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति। ठीक है, तो देखिए, ये वाला है जो ये धार्मिक और राजनीतिक कारण में काउंट होगा और पहला वाला है जो ये राजनीतिक कारण में काउंट होगा। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन मैच करेंगे। कूका विद्रोह, रंपा विद्रोह, नागा विद्रोह और फकीर विद्रोह। ठीक है, ये इनके किसने स्टार्ट किया? देखिए, ये भगत जवाहरमल इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, रंपा से अलूरी सीताराम राजू जुड़े हुए हैं, नागा से रानी गिंडनलिव जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और फकीर से मजनू शाह जुड़े हुए हैं। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, सारे ही सही मैच है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डेविड हेयर ने बिशप कॉलेज की स्थापना की। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें गवर्नर जनरल को अधिकार दिया कि 1 लाख रुपए शिक्षा के पुनरुद्धार और उन्नति के लिए खर्च करें। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट है, आपको इसमें से सही वाला बताना है। तो देखिए, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। डेविड हेयर ने बिशप कॉलेज की स्थापना की थी और 1 लाख रुपए चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में आया था। तो सी आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक रूप से लगाइए। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। दिल्ली दरबार ये कब हुआ था?
ये हुआ आपका 1911 में। हार्डिंग बम केस हुआ था 1912 में, और कामागाटा मारू जो प्रकरण हुआ था वो हुआ था 1914 में। ठीक है, तो सभी क्रम से ही लगे हुए हैं। आंसर हो जाएगा ए 1 2 3 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गोदावरी नासिक के पास से उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है। और प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी है, पूरा स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखिए, कृष्णा नदी है जो वो अपना डेल्टा, ठीक है, विजयवाड़ा के पास बनाती है। दो चीजें देखनी है, कृष्णा क्या डेल्टा बनाती है या एस्चुरी बनाती है। दूसरी बात, ये विजयवाड़ा के पास बनाती है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब सत्य वाला ही चुनना है, दोनों सही है, आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कुछ दूर बहने के बाद रेगिस्तान में गायब हो जाती है? ठीक है, तो लूनी हो गई, माछू हो गई, रूपन हो गई या बनास हो गई, इनमें से कौन सी है जो अरेबियन सी या फिर, क्योंकि सारी वेस्ट फ्लोइंग है ना, अरेबियन सी या आप कह सकते हैं गल्फ ऑफ कच्छ में या खंबात में नहीं गिरती है। तो ये सारी ही नदियां ऐसी हैं जो रेगिस्तान में ही गायब हो जाती हैं, लास्ट में किसी समुंदर से नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विषुवतीय क्षेत्र में, विशेष रूप से डोल्ड्रम वाले क्षेत्र में संवहनीय वर्षा होती है, मतलब कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। दूसरा देखिए, महाबलेश्वर है जो भारत का, ये वह क्षेत्र है जहां पर ओरोग्राफिक रेनफॉल यानी कि पर्वतकृत वर्षा होती है। तो सत्य वाला आपको बताना है। तो देखिए, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है ना, मतलब ओरोग्राफिक का सबसे अच्छा उदाहरण है इधर एक तरफ गोवा, एक तरफ महाबलेश्वर, यहाँ पर बारिश हो रही है, इधर ये रेन शेडो एरिया आ जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान उनके क्षेत्र के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है? काराकुम है जो वो तुर्कमेनिस्तान में है, पैटागोनिया है अर्जेंटीना में है, सोनोरन है जो वो नामीबिया में, या स्टुअर्ट आपका ऑस्ट्रेलिया में। तो देखिए, सोनोरन है जो वो नामीबिया में ना होकर के वो आपका यूएसए में है, और मैक्सिको है ना, यूएसए एंड मैक्सिको। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? गलत वाला बताना है आपको। ये स्ट्रेट्स है कुछ, देखिए हडसन स्ट्रेट है जो, ये हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के बीच में है। फॉर्मोसा स्ट्रेट है जो वो आपका दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर के बीच में है। डेविड स्ट्रेट है जो वो इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी के बीच में। और आपका हार्मूज स्ट्रेट है जो वो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में है। तो देखिए, ये जो सी डेविड स्ट्रेट है जो, ये कहाँ पर है? ये बेसिकली आपका बैफिन बे और अटलांटिक जो ओशियन है उसके बीच में मिलेगा। और इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी के बीच में कौन सा है वो आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा अटलांटिक महासागर का गर्म करंट है? ठीक है, फ्लोरिडा हो गया, नॉर्वेजियन हो गया, इर्मिंजर हो गया और लेब्राडोर हो गया। तो देखिए, इसमें जो आपका लेब्राडोर करंट है ये हो गया कोल्ड करंट। ठीक है, तो फ्लोरिडा, नॉर्वेजियन और इर्मिंजर ये तीनों ही वार्म हैं और आपके अटलांटिक महासागर के हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका ए 1 2 एंड 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोकल विंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, बोरा है जो वो एक अत्यधिक ठंडी और शुष्क उत्तर पूर्वी हवा है। दूसरा देखिए, बोरा इटली और यूगोस्लाविया को प्रभावित करती है। ठीक है, तो सत्य वाला इसमें बताना है आपको। तो देखिए, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा सी। सोने के प्रमुख खनन केंद्र निम्नलिखित में से कौन से हैं? ठीक है, मेजर माइनिंग सेंटर्स बताने हैं इसमें गोल्ड के। देखिए, जोहानसबर्ग हो गया, कूलगरडाई हो गया, चिहुआ हो गया और ब्रिटिश कोलंबिया हो गया। तो मेजर वाले बताने हैं। तो देखिए, जोहानसबर्ग और कूलगरडाई है जो, ये दोनों आपके गोल्ड के हैं, और चिहुआ और ब्रिटिश कोलंबिया है जो, ये सिल्वर के हैं। ठीक है, तो 1 एंड 2 ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, माल्थस का जो सिद्धांत था उन्होंने जनसंख्या वृद्धि के ऊपर दिया था, और जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत यानी कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का जो सिद्धांत था वो WS थॉमसन का है। ठीक है, तो सत्य वाला इसमें बताना है। देखिए, दोनों ही स्टेटमेंट सही है यहाँ पर। ठीक है, माल्थस का आपको एक बार ह्यूमन ज्योग्राफी में आपको बर्नवाल में बहुत अच्छा मिल जाएगा, एक बार इसको जरूर रीड करें। तो आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्था कीजिए इनकी। देखिए, तियान शाह, तारिम बेशन, उसके बाद काराकोरम और एटलास माउंटेन है जो, तो इनको अगर आप व्यवस्थित करें तो सबसे ऊपर आ जाएगा आपका एटलास माउंटेन।
मतलब 4, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका तियानशा यानी 1, फिर उसके बाद तारिम बेसिन, फिर उसके बाद काराकोरम। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर्टिकल 282 और 275, देखिए आर्टिकल 282 है जो वो संसद को वैधानिक अनुदान देने का अधिकार देता है, और 275 है जो वो केंद्र और राज्य दोनों को विवेकाधीन अनुदान यानी डिस्क्रिशनरी ग्रांट देने का अधिकार देता है। तो इसमें आपको सत्य वाला बताना था। तो देखिए ये दोनों ही इंटरचेंज कर दिए गए हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 282 होगा और ये आर्टिकल 275 होगा। तो आंसर इसका डी है, ना ही एक ना ही दो। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा आर्टिकल 260 के बारे में सही है? ठीक है, यानी कि 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, वो देखिए केंद्र है जो वो राज्य के में सेवारत सभी व्यक्तियों के वेतन और भत्ते को कम करने का निर्देश दे सकता है। दूसरा, सेंटर राज्य को राष्ट्रपति के विचार के लिए सभी धन बिलों और अन्य वित्तीय बिलों को आरक्षित करने का निर्देश दे सकता है। इसमें आपको सत्य वाला बताना है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ और राज्य के बीच राजस्व के वितरण से संबंधित है? ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन में जो आपका राजस्व का वितरण मतलब कि रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित। ठीक है, आर्टिकल 275, 276, 277 या 268। तो देखिए ये जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन का है वो आर्टिकल 268 से लेकर के 281 तक है। ठीक है, तो ये सारे ही आर्टिकल उसके अंदर आते हैं। आंसर हो जाएगा डी। महादेई जो जल विवाद न्यायाधिकरण है उसमें कौन कौन से राज्य शामिल है? महादेई वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, तो गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो देखिए इसमें गोवा शामिल है, कर्नाटका शामिल है और आपका महाराष्ट्र भी शामिल है। ठीक है, आंध्र प्रदेश इसमें शामिल नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, डी आंसर। वित्तीय आपातकाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए इसके संचालन के लिए कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है। दूसरा, देखिए इसकी निरंतरता के लिए बार बार संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। द रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इट्स कंटिन्यूएंस। तो इसमें आपको सत्य वाला बताना था। तो आंसर हो जाएगा सी। दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यादेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अध्यादेश पूर्वव्यापी हो सकता है। इसका उपयोग संविधान में संशोधन के लिए नहीं किया जा सकता और यह कर कानून में बदलाव या संशोधन कर सकता है, मतलब कि टैक्स लॉ को अल्टर या फिर अमेंड कर सकता है। ठीक है, ऑर्डिनेंस। तो देखिए ऑर्डिनेंस रेट्रोस्पेक्टिव बिल्कुल हो सकता है ना, और इसको इट कैन नॉट बी यूज्ड इन टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सही है, इसका कोई ऐसा नहीं है कि संविधान को बदलना इसका उद्देश्य होता हो। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और जो तीसरा स्टेटमेंट है कि इट कैन अल्टर द एंड अमेंड द टैक्स लॉ, ये भी सही है। ठीक है, तो ट्रू वाला आपको बताना है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, और आपको पिछले क्वेश्चन में फाइनेंशियल इमरजेंसी वाले क्वेश्चन में ये आपको ये कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि इसमें सिंपल मेजोरिटी का यूज होता है या स्पेशल मेजोरिटी का यूज होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर्टिकल 75 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है। 75, ठीक है। आर्टिकल 76 देखिए, राष्ट्रपति की सूचना को प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है ये। तो सत्य वाला इसमें आपको बताना है। तो देखिए जो पहला स्टेटमेंट है वो है जो वो आर्टिकल 74 से रिलेटेड है, और ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये आर्टिकल 76 से नहीं 78 से संबंधित है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट इसमें गलत है। आंसर डी। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 जो था उसके बारे में आपको सही वाला बताना है। देखिए इसने प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया, सही बात है। आर्टिकल 75 है जो उसका सब्जेक्ट मैटर ही चेंज कर दिया, ये भी सही बात है। और आर्टिकल 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया था जो कि 11वां नंबर है। ठीक है, तो वो भी सही है। ठीक है, तो सत्य वाला बताना था। आंसर हो जाएगा इसका डी, ABC। मैच द फॉलोइंग करेंगे। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल
की जो सर्किट्स हैं, जो बेंचेस हैं उनकी, उनके साथ में मैच करना है आपको। तो देखिए इलाहाबाद बेंच है वो कहाँ है, कलकत्ता बेंच, मद्रास बेंच और एर्नाकुलम बेंच। देखिए इलाहाबाद बेंच है जो वो आपका ट्राइब्यूनल बेंच जो है वो नैनीताल में है, कोलकाता ट्राइब्यूनल बेंच पोर्ट ब्लेयर में है, मद्रास ट्राइब्यूनल बेंच पुडुचेरी में है, एर्नाकुलम लक्षद्वीप में है। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य हो सकता है, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो सकते हैं, ऐसा व्यक्ति जो सरकार के वित्त और लेखा संबंधी खातों की का ज्ञान रखता हो वो हो सकते हैं, ऐसा व्यक्ति जो वित्तीय मामलों और प्रशासन में अनुभव रखता हो वो भी हो सकते हैं, और अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान जो रखता हो वो हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें जो 4 इनके अध्यक्ष सदस्य होते हैं उनके बारे में बताना था। तो लगभग ये तो नाम से ही समझ में आ रहे हैं, काम से ही, कि ये हो सकते हैं, लेकिन ये इस पे आपको थोड़ा सा विचार करना होगा। तो देखिए ये भी हो सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा डी, सभी सही है इसके। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को इथनोलॉजी कहते हैं। इथनोलॉजी इज द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। दूसरा देखिए, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इंसेक्ट्स इज नोन एज एंटोमोलॉजी। तो इसमें आपको करेक्ट वाला बताना था। तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, 2 विभिन्न समुदाय के बीच के संक्रांति क्षेत्र को इको टाइप कहा जाता है। दूसरा देखिए, इको मार्क है जो उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध और मिलावट रहित हो। तो देखिए ये इको मार्क है, ये मिलता है आपके पर्यावरण के प्रति जो मैत्रीपूर्ण होते हैं उनको, ठीक है। और जो ये जो क्षेत्र है जिसके बारे में बात हो रही है, ट्रांजिशन जोन है जो 2 डिफरेंट कम्युनिटीज का, उसको कहते हैं इको टोन, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसमें गलत है, आंसर डी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अफीम है जो वो पोस्ता के पौधों से पाया जाता है। दूसरा देखिए, मॉर्फिन का रासायनिक रूप से संश्लेषण कर हीरोइन तैयार किया जाता है। तीसरा देखिए, हीरोइन अवसादक प्रकृति का होता है एवं शारीरिक प्रक्रिया को धीमा कर देता है, ठीक है। तो इसमें से सत्य वाला बताना है, ठीक है। काफी फेमस चीजें हैं ये, तो आंसर है इसका डी। अब देखिए इनका मिलान करना है। ईईजी मस्तिष्क से संबंधित है, ईओजी आंख से संबंधित है, ईसीजी है जो हृदय से संबंधित है, और बीएमडी टेस्ट किसके लिए होता है, हड्डियों के लिए, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन फिर से आपको मैच करना है। आर्सेनिक 74, फास्फोरस 32, सोडियम 24 और कोबाल्ट 60, इनको मैच करेंगे। तो देखिए आर्सेनिक 74 है जो वो ट्यूमर की पहचान करेगा और में यूज होता है, और फास्फोरस 32 है जो वो रक्त कैंसर का उपचार में यूज होता है, सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रम, और कोबाल्ट 60 ब्लड कैंसर के इलाज में यूज होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, पारिस्थितिकी अनुक्रमण यानी कि इकोलॉजिकल सीक्वेंसिंग में उपस्थित होने वाला प्रथम जीव अग्रज समुदाय कहलाता है, यानी कि पायनियर कम्युनिटी कहलाता है। दूसरा देखिए, इस अनुक्रमण में भाग लेने वाले प्रत्येक परिवर्तनशील समुदाय को क्रमक कहा जाता है, यानी कि सिरे कहा जाता है, सिरे कम्युनिटी होता है। तीसरा देखिए, प्रक्रिया के अंत में समुदाय स्वयं को स्थापित करने में सफल हो जाते हैं, उन्हें चरम समुदाय कहते हैं, यानी कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। तो सत्य वाला इसमें आपको बताना था। तो तीनों ही सही है इसके स्टेटमेंट। पहला पायनियर कम्युनिटी होता है, फिर उसके बाद सिरे, और फिर उसके बाद क्लाइमेक्स, ठीक। निम्नलिखित में से कौन शीत निष्क्रियता वाले प्राणी है, हाइबरनेशन, ठीक है। देखिए, चमगादड़ हो गया, काला भालू हो गया, ब्लैक बियर, और ध्रुवीय भालू यानी कि पोलर बियर हो गया। तो पोलर बियर तो फेमस है काफी, है ना, लेकिन बाकी दोनों भी शीत निष्क्रियता वाले प्राणी हैं। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। सल्फर के यौगिक द्वारा होने वाले कौन से प्रभाव हैं, ठीक है, सल्फर के यौगिक से, है ना, कंपाउंड्स ऑफ सल्फर। तो देखिए, एसिड रेन, अम्ल वर्षा, श्वसन संबंधी समस्या यानी कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, और तीसरा पादपों की उत्पादकता में कमी। तो देखिए ये दोनों तो सल्फर से संबंधित है, लेकिन ये जो तीसरा है ये किससे है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के कंपाउंड से, मतलब N2O, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा
1 एंड 2, ए आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गौवंशीय नस्लें सही ढंग से मेल नहीं खाती, गलत है इनमें से कौन सी? तो देखिए, गिर काठियावाड़, सिरी दार्जिलिंग, किल्लारी महाराष्ट्र और बरगुर आंध्र प्रदेश। तो देखिए ये तीनों ही सही हैं, लेकिन ये जो बरगुर है ये आंध्र प्रदेश में ना होकर के तमिलनाडु, ठीक। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से उड़ने में अक्षम पक्षी हैं, है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स आर अनेबल टू फ्लाई? देखिए, गुंजन पक्षी, हमिंग बर्ड्स, शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच, कीवी और एमू। तो जो गुंजन पक्षी है ये तो उड़ लेता है, इवन ये दोनों तरफ से उड़ लेता है, आगे से भी पीछे से भी, है ना। शुतुरमुर्ग, कीवी और इमू है जो, ये तीनों अक्षम है। तो आंसर हो जाएगा इसका 2, 3, 4 यानी बी आंसर, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, करंट से रिलेटेड है, हाल ही का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। देश का सर्वोच्च मौसम केंद्र यानी कि हाईएस्ट मेटीरियोलॉजिकल सेंटर है जो, वो लद्दाख में है। दूसरा देखिए, जो यह केंद्र स्थानीय मौसम पूर्वानुमान और लेह और जो कारगिल के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करेगा, ठीक है। तो इसमें सत्य वाला आपको बताना था, ठीक है। जनवरी का ही करंट अफेयर है ये। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, दोनों ही सही स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता में आरबीआई ने डिजिटल भुगतान को मजबूत करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति को गठन किया है? नहीं, डिजिटल भुगतान, नंदन नीलेकणी, के कस्तूरी रंगन, रघुराम राजन या डी सुब्बाराव? तो आंसर है इसका ए, नंदन नीलेकणी। सीएसआईआर और एनआईआईएसटी किस राज्य में स्थित है जिसने प्लास्टिक के एकल उपयोग के लिए एक वैकल्पिक तकनीक की खोज की है? सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक के लिए इन्होंने ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी का यूज किया है, सीएसआईआर और एनआईआईएसटी। अब देखिए ये कहां पर है, केरल में, कर्नाटक में, तेलंगाना में या आंध्र प्रदेश में? तो ये है आपका ए, केरल में। इसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुरूप छात्रों के स्कूल बैग के वजन को कम करने के लिए एक नई स्कूल बैग नीति शुरू की है? उत्तर प्रदेश ने, हरियाणा ने, दिल्ली ने, कर्नाटक ने? तो ये तो काफी फेमस है, ये भी जनवरी का ही करंट है, डी, सी आंसर है, दिल्ली की सरकार ने ऐसा किया है। किसने घोषित किया, मतलब किस हाईकोर्ट ने घोषित किया कि किसी भी विज्ञापन में ईश्वर के नाम का उपयोग करके यह दावा करना कि उसमें अलौकिक गुण है, यह गैर कानूनी होगा, ठीक है। सुपरनेचुरल क्वालिटीज का दावा अगर कोई कर रहा है तो ये किसका निर्णय है? औरंगाबाद बेंच का है, नैनीताल बेंच का है, जबलपुर बेंच का है या लखनऊ बेंच का? तो देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच का निर्णय है ये। भूमि विवाद खत्म करने को वरासत योजना किस सरकार ने शुरू की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा? ये जनवरी की न्यूज में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 दिसंबर 2020 को उत्तर प्रदेश में किस मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण काम का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है? ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश में जो मेट्रोस चल रही हैं वो किस जगह से उन्होंने स्टार्ट करने का उद्घाटन किया? तो आगरा, मेरठ, मथुरा या गोरखपुर? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है आगरा, ए आंसर। उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध अध्यादेश यानी कि उत्तर प्रदेश अनलॉफुल कन्वर्जन प्रोहिबिशन ऑर्डिनेंस, इसके तहत अगर जबरन धर्मांतरण करवाया जा रहा है तो कितने साल तक की सजा होगी? पहले 3 साल की हुआ करती थी, अभी कितने साल की हो जाएगी? तो 5 साल, 10 साल, 8 साल या 1 साल। तो अब इसको 10 साल तक बढ़ा दिया गया है। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला सुरक्षा के लिए किस पहल की शुरुआत की है? मिशन शक्ति की, मिशन देवी की, मिशन दुर्गा की या मिशन काली की? तो मिशन शक्ति है वो, आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? देखिए ये कुछ बांध है, ये इनकी जगह है। तो देखिए धनरौल बांध है, माटा टीला है और रेहांद बांध और परीक्षा बांध। तो धनरौल है जो वो रॉबर्ट्सगंज में है, माता टीला देवगढ़ और रेहांद सोनभद्र और परीक्षा महोबा। तो इसमें गलत वाला आपको बताना था। तो देखिए डी आंसर हो जाएगा क्योंकि परीक्षा है जो वो झांसी में है, ठीक है, झांसी। और ये वो स्लाइड है जिसे आप पॉज करिए और जहाँ पे भी आपने अपने आंसर लिखे उन्हें चेक करिए और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाइए। जल्दी मिलेंगे अगले कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।